हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कंप्यूटर का ये पहला लेक्चर। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको जनरल कंप्यूटर के नाम से एक टॉपिक मिलेगा, जहां पर हमको पूरा कंप्यूटर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो करना है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की मतलब बेसिक से लगाकर या कंप्यूटर की हिस्ट्री से लगाकर कंप्यूटर में आज जहां पर हैं हम, जैसे कि आज हम जो हैं हम लोग आज सुपर कंप्यूटर की जनरेशन में हैं, वहां तक की पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। सेकेंड थिंग, जो जनरेशन आती हैं कंप्यूटर में, अलग अलग जनरेशन हुई उनके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक से लगाकर कंप्यूटर की जो आज की लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि आप C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, सी शार्प पढ़ते हैं, .NET है, पाइथन है, इन सब चीजों के बारे में कंप्यूटर पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जनरल कंप्यूटर या कंप्यूटर एक वर्ड लिख दिया गया है। अब केवल जनरल कंप्यूटर या कंप्यूटर लिख देने से तो हम लोगों को ये तो क्लियर नहीं हो जाएगा ना पूरा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका हमें डिटेल भी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है उस जगह पर हमें सभी पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें आपके एग्जाम का, तो आप देखेंगे कि उसमें जो अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से आए हुए होते हैं, जहां पर जनरल कंप्यूटर की बात होती है। तो जैसे कभी कभार इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी स्टोरेज यूनिट पर पूछ लेता है, कभी बेसिक कंप्यूटर के जो चीजें हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में पूछ लेता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर का जो है आज का ये पहला लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर होने वाला है। इसको हम जब तक हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर कुछ जो आपको है टॉपिक्स गिना देता हूँ। केवल कंप्यूटर लिख देने से अब हमें यहाँ पर इस डाउट में है कि कितना कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हम जो स्टूडेंट्स हैं हमें कंप्यूटर आना ही चाहिए, बेसिक कंप्यूटर हमें पता होना चाहिए। आपके पेपर में सिलेबस में केवल जनरल कंप्यूटर लिख दिया है या कंप्यूटर लिख दिया है, इस वजह से हम लोग इस कंप्यूटर को पूरा पढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री से लेकर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री से लेकर फिर उसके बाद आपको जनरेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिटेल किया जाएगा। देन उसके बाद आपको MS ऑफिस, MX एक्सेल का भी आपको नॉलेज दिया जाएगा जो आपके पेपर में आता है जहां। और फिर उसके बाद हम लोग जो है आपके नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं, जिसमें आप ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल ये पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। क्लियर? तो आज के टॉपिक का पहला ये जो लेक्चर है आपका, इसमें मैं आपको बता दूं, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है यहां पर। ठीक, और ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 जो है इसमें हम लोग आज हमारे कंप्यूटर की बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स में आपको किन किन चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेक्चर नंबर 1 आपका चैप्टर 1 के नाम से भी डाला है, इसमें फंडामेंटल्स पर बात करेंगे हम। फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक बेसिक है, आप इनमें से बहुत सारी चीजें जानते हैं और जो नहीं जानते होंगे वो आप यहाँ से समझ जाएंगे। जैसे हम लोग कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्यों यूज किया जाता है। अब इन जनरल बताना तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके एडवांटेजेस क्या है प्लस इसके साथ में इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी यहाँ पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है उसमें कंप्यूटर का पहला जो सबसे पहला जो प्रोग्राम या पहला डिवाइस जो बना था, जिसको हमने कंप्यूटर की तरह माना है, वहां से लगाकर आज आपके पास किस टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में वास्ट टॉपिक है, होगा तो मैं इसको आज कवर करूंगा, अदरवाइज इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूं। और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जो घटक है वो आज हम कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक हमारे आज के चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट होंगे। इसके बाद जैसे जैसे हमारे अगले लेक्चर्स आते जाएंगे उसमें हम लोग इनको और आगे कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहां सर मैं आपको कुछ कुछ चीजें एडिशनली समझाते जाऊंगा, जैसे कि वर्ड जब इलेक्ट्रॉनिक आता है, क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जो चीज जो आपकी जिसके अंदर कुछ पावर स्टोर हो सके, जो चीज डीसी पर वर्क करती हो, डायरेक्ट करंट पर वर्क करती हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मतलब बेस्ड ऑन इसके, इसमें जो हम लिख रहे हैं, यहां लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं, बेस्ड ऑन डायरेक्ट करंट, बेस्ड ऑन डायरेक्ट करंट। ठीक है,
अगर यहाँ पर हम बात करें कि हमारा कंप्यूटर जो है वो, आपने जैसे पीसी देखा आपका और एक आपका लैपटॉप होता है, आपके पास लैपटॉप का एडॉप्टर होता है, आप सभी जानते हैं लैपटॉप का एडॉप्टर होता है, उसके बिना आपका कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं चल सकता है। आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि आपने प्लग इन किया आपके घर के पावर सप्लाई में, प्लग इन करके और कंप्यूटर में 2 वायर कनेक्ट कर दिए और उसमें एक पिन वगैरह लगा दी और बोल दिया चलो कंप्यूटर चलेगा। बिल्कुल नहीं। आप सभी को पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक एडॉप्टर होता है। आपको मैं बता दूं, जैसे अभी यहाँ पर लगा हुआ तो एक एडॉप्टर मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये पावर, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, पावर सप्लाई हो रही है, पावर सप्लाई ये यहां से इन हो रही है, ये एडॉप्टर है, एडॉप्टर से ये आउटपुट जा रहा है जो कि सिस्टम में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जो सिस्टम में कनेक्टेड है ना, ये एडॉप्टर क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि हमारे घर में एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आता है और इसको हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली इस पर रन नहीं करता। हाँ, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के लिए उसको डायरेक्ट करंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि डीसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका मोबाइल का चार्जर या एडॉप्टर, उसमें भी यही सीन होता है। जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप लोगों को एक चार्जर यूज करना होता है, जो चार्जर का मतलब यहाँ पर जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस लगी होती है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्ड दिया गया है। जैसे ट्यूबलाइट मार्केट से लेकर आते हैं, आप डायरेक्टली अटैच कर देते हैं, फैन अटैच कर देते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होते हैं जो एसी पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डीसी पे वर्क करते हैं। तो पहली बात आपको यहाँ से समझ में आएगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा। इसके बारे में समझेंगे कि वो डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। जो वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन क्या मिलते हैं, कैसे प्रोसेस करता है वो भी समझेंगे। देन प्रोवाइडेड बाय दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे आगे चल के। इट परफॉर्म्स टास्क लाइक कैलकुलेशंस, डेटा स्टोरेज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेकिंग इट एन एसेंशियल टूल इन मॉडर्न लाइफ। और ये तो फालतू की बात लिखी हुई है, क्लियर है। तो कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, तो ये कैलकुलेशन कर सकता है, डेटा का संग्रहण भंडारण कर सकता है, सूचनाओं का प्रसंस्करण मतलब डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, और हमारी लाइफ को इजी बनाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है। और बात करें अगर हम, तो कंप्यूटर जो है ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, रिट्रीव करेगा डेटा को व्हेन वी डिजायर। जब हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो ऐसा काम करेगा, ठीक है। कंप्यूटर जो है ना वो क्या करता है, इसको एक डेटा प्रोसेसर यानी कि क्या होता है, तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो हम एक बिल्कुल फंडामेंटल चीज है जिसमें हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसको कुछ उसमें अपडेट करके डेटा के फॉर्म में, या देखो ये होता है रॉ। रॉ का मतलब समझते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। जो भी आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास जो है आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का, आपकी क्लास की स्टूडेंट जो है उनका आपके पास नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपकी क्लास में जो है वो 200 स्टूडेंट्स हैं, उनका आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर में। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, वो रैंडम बना हुआ है। रैंडम कैसे बना हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपकी क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं और उन सब की जो है डेट ऑफ बर्थ सामने लिखी हुई है। और वो बिल्कुल आप 200 स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को अरेंज तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो डेटा आपके कंप्यूटर में है। अब आप उसको क्या करिए, उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए। उसको इंस्ट्रक्शन इस बात का दीजिए कि ये जो रॉ मटेरियल आपके पास है या जो रॉ इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप अरेंज करिए इन दी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग एज। मतलब वो क्या करेगा, सभी की एज देखेगा, सभी की डेट ऑफ बर्थ देखेगा, और उसको प्रोसेस करने के बाद जिस भी सीक्वेंस में आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड दैट इंफॉर्मेशन, दैट ऑर्गेनाइज्ड जो आपको डेटा अब मिला है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन में कितना डिफरेंस होता है कि डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और इंफॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। और ये सब काम करने का काम कौन कर सकता है, एक सिंपल एग्जांपल देके समझाया, कंप्यूटर कर सकता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है। कंप्यूटर है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये हो गई आपकी चीज। इसके बाद आगे हम देखें, एक चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि मैंने कंप्यूटर के लिए, ये क्या है आपका एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम है ना, ये क्या है आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। कंप्यूटर कुछ ऐसा ही होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो होगा उसको इनपुट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इनपुट उसको दिया जाएगा। जब आप उसको इनपुट दोगे तो कंप्यूटर क्या क्या करेगा। कंप्यूटर के सारे हमारे जो इनपुट्स हैं, जैसे मैं आपको बेसिक बताता हूँ, हमारे पास जैसे कीबोर्ड है, हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, हमारे पास माउस है ना। ये जो जनरली आपके कंप्यूटर में एसेंशियल इनपुट डिवाइसेस है जो आप लगाते ही हैं, इसके थ्रू आप कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं।
यस यस, हाँ आदित्य सही बोल रहे हो, है ना, स्टार्ट हो चुका है ये। क्योंकि उसका आप जब सिलेबस देखेंगे ना तो वहां पर आपको बेसिक कंप्यूटर ही दिखेगा, ठीक। तो वही उसी का पार्ट है ये पूरा सब कुछ, ठीक। चलिए, तो कीबोर्ड या माउस जो है ये आपके बेसिक इनपुट डिवाइसेस हो गए। इनको आप कनेक्ट करते हैं आपकी सीपीयू में, जो आपके यूएसबी हब लगे होते हैं या यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हो। सीपीयू के साथ में क्या कनेक्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स, और उनमें आपका ये कीबोर्ड और माउस जाकर अटैच हो जाते हैं। जब ये कीबोर्ड और माउस उसमें अटैच होते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें होती है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, पहले बात तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें जो आपने कनेक्ट किया तो यहां पर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप यूएसबी पोर्ट में इनको कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और एक मेमोरी यूनिट होती है। याद रखना, इसको बोला जाता है सीयू। ये कंप्यूटर में पूछा जाता है कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ सीयू, एएलयू एंड एनयू, ठीक है। सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट है। एएलयू का मतलब क्या है, आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। और एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट, ठीक है। और आप जैसा कह रहे हैं कि आपका सीपीयू जो है ये कहलाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वेरी करेक्ट। ये क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर ये जब आपके डेटा को प्रोसेस कर देता है तो वो आपको आउटपुट के फॉर्म में, या तो आपका मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है इसको, मॉनिटर मोटी लिख दिया मैंने, ठीक है। मॉनिटर या डिस्प्ले जो भी यूनिट आपके पास होगी, वो स्पीकर भी हो सकता है आपके, वो आपको प्रिंटर भी हो सकता है, तो आपको आउटपुट में दिखा देगा। तो एक कंप्यूटर का ये बेसिक काम ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमारी बात आ रही है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है। अभी हम उसके बारे में और बात करेंगे कि प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है, तो हमने थोड़ा सा प्रोसेसिंग यहाँ पे बता दिया आपको। फिर उसके बाद ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है, इजी बनाता है लाइफ को और हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर है आपका, ठीक है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप स्पीड एंड एफिशिएंसी। आप सभी को मालूम है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो इन वेरी फ्यू सेकेंड्स और विद वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट या कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक बेनिफिट है कि ये स्पीड यानी कि आपका टाइम सेव करता है, और एफिशिएंसी यानी कि एक्यूरेसी के साथ आपको वो चीजें प्रोवाइड, एफिशिएंसी मतलब करेक्टली आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक। तो ये हो गया स्पीड एंड एफिशिएंसी। अगला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में वही चीज हो जाएगी कि कोई गलती नहीं करेगा, एरर होने के चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज इट इज अ मशीन। मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो काम करती है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज, इसका एक बेनिफिट है स्टोरेज कैपेसिटी। आपको अगर बड़े बड़े डेटास या बड़ी बड़ी फाइल दे दी जाए तो आप शायद वो डेटा या फाइल पूरी याद नहीं रख पाएंगे एक साथ, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होती है मेमोरी यूनिट। अभी आपने कहा कि कंप्यूटर के पास क्या होती है, तो कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी यूनिट होती है। इस मेमोरी यूनिट में कंप्यूटर काफी बड़े डेटा को भी स्टोर करके रख सकता है। दैट्स व्हाई कंप्यूटर की एक बेनिफिट होता है कि इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपने एक कोई फंक्शन परफॉर्म किया, या फिर आपने, मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं इसका ऑटोमेशन का, आप लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो अब करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपने लास्ट ईयर गेट का फॉर्म फिल किया था, आपने गेट का फॉर्म किया, फिल किया, आपने अपने से फिल कर दिया था पूरा। अब इस बार फिर से आप गेट की वेबसाइट, यानी कि जो आपका गेट का एग्जाम होता है उसकी वेबसाइट पे गया, फॉर्म फिल कर रहे थे, आपने जैसे ही अपना नाम लिखा, फॉर एग्जांपल जैसे रवि का नाम लिखना है, जैसे आदित्य के नाम लिखना है, तो आप जब आर ए लिखेंगे ना या आर लिखेंगे तो वहां पर आर नाम का, रवि नाम का सजेशन आ जाता है ना। आप उस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप एड्रेस लिखने लगे, आप अपने घर का एड्रेस लिख रहे, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वहां पर आप जैसे ही आपने फिल करते हैं ये नंबर, तो वो एड्रेस पूरा आ जाता है। आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरा एज इट इज एड्रेस जो आपने पहले कभी यूज किया था वो वहां पर टेस्ट हो जाता है या एज इट इज टाइप हो जाता है। तो उसको कहते हैं ऑटोमेशन, मतलब चीजें ऑलरेडी खुद ब खुद होने लगना। यानी कि पहले अगर कोई काम किया है तो रिपीटेटिवली जब आप उस काम को करते हो तो वो इजीली परफॉर्म हो जाए, जिसमें हमारा एफर्ट जो है, ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम हो जाए। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ लिखा है ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट। फॉर्म भरते समय आपको सारी चीजें रिपीट, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगी, बार बार उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है।
फिर हम बात करें कनेक्टिविटी। अभी कनेक्टिविटी क्या चीज है ना, कनेक्टिविटी क्या होती है? तो आप बताइए, एक इंसान जो है अपने लैपटॉप में बैठकर क्या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में कौन सी चीज किस तरीके से चल रही है, क्या वो सारी चीजों को अपने से एक्सेस कर सकता है? किसी दूसरे देश के न्यूज चैनल को पढ़ सकता है, देख सकता है, न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है, क्या ये काम कर सकता है? वो किसी से कम्युनिकेट कर सकता है? तो यस, ये सारी चीजें कंप्यूटर करता है। दैट्स व्हाई कनेक्टिविटी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास है। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट हमारा वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर में आप देखें, इसको मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से दूं तो आप मान लीजिए कि गेम खेलना चाहते हैं, आप कंप्यूटर में खेल लीजिए। आप चाहते हैं कि मेरा जो है मैं किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को काम करूं, आप कंप्यूटर में वो काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कोई मैं ड्राइंग करता हूं, मैं सॉन्ग सुनता हूं, मैं कोई लिरिक्स लिखता हूं, या मैं कोई ट्यून टून बनाता हूं, टोन बनाता हूं, ये सारे काम जो है वो सारा काम आपका एक कंप्यूटर सिंगल हैंडेडली कर सकता है। इसलिए इसको वर्सेटिलिटी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब इसकी कितनी ज्यादा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे मैं बता देता हूँ, मैंने सारी हिंदी भी लिखी, बहुमुखी प्रतिभा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें टास्क परफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। डेटा मैनेजमेंट, अगला क्या है? डेटा मैनेजमेंट। कंप्यूटर को अगर आप देखेंगे ना, तो कंप्यूटर में जो है डेटा आपको एक प्रिसाइज फॉर्मेट में, है ना, एक एक्यूरेट तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हुआ मिल सकता है। आप देखेंगे कभी आप सॉर्ट करते हैं तो आपको डेटा आसानी से एक्सेस हो सकता है, सॉर्ट करते हैं बाय नेम बाय डेट। तो उसी तरीके से इसका डेटा मैनेजमेंट होता है कि क्या कर सकता है, तो इट कैन ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। जैसे मुझे एक फाइल नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइल नहीं मिल रही और मेरे पास जो है 700-800 पीडीएफ रखी है सिंगल फोल्डर में। आप ऊपर सर्च बार में जाकर उस फाइल का नाम टाइप कर दीजिए, फाइल आपके सामने आ जाएगी। मोबाइल भी इतने एडवांस हो गए हैं कि मोस्ट ऑफ वर्क मोबाइल से ही हो जाता है। यस, हो जाता है बिल्कुल, ये कंप्यूटर का ही तो रूप है, मिनी कंप्यूटर है, आपको पढ़ाएंगे, मत टेंशन लीजिए। क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया जाएगा ना, तो आपको क्लासिफिकेशन में पोर्टेबल कंप्यूटर, है ना, टेबल कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर, है ना, इस सारी बातें, स्मार्ट वॉच इवन जो है आपको एक एग्जांपल में बताया जाएगा। तो यस, बहुत चीजें एडवांस हो चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, करेंगे हम इनको आगे चल के क्लासिफिकेशन में। इसीलिए मैंने कह दिया कि आज शायद क्लासिफिकेशन उतना हो ना पाए, कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं होगा तो। लर्निंग एंड रिसर्च। लर्निंग एंड रिसर्च खुद कंप्यूटर की नहीं, खुद कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि कंप्यूटर कैन नॉट लर्न एनीथिंग, है ना। हम उसको बोलते हैं, स्टोर रखने को कहते हैं तो कर लेता है, लेकिन वो खुद जो है वो, रवि, वो क्लास लगेगी ये जब आपका कंप्यूटर वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना। उसमें करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, तो वो करंट अफेयर के लिए होल्ड किया गया है। ठीक है, सुन लिया मैंने, मैं तुम्हें पर्सनली व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। रवि को लगता होगा कि सर जब 2 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं तो बिल्कुल बदले बदले से आते हैं, कुछ नया ही वो कर दिया है। नया कुछ नहीं है, सीक्वेंस में मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद एक बात आ रही है, मैं खुद नहीं सीखेगा लेकिन हमारे लिए, जैसे लर्निंग एंड रिसर्च के बारे में लिखा। अब आपको कोई भी चीज सर्च करना हो, आप कंप्यूटर के थ्रू वो चीजें वर्ल्ड वाइड अगर कहीं पर भी है तो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लिखा कॉस्ट एफिशिएंट। क्यों कॉस्ट एफिशिएंट लिखा है? क्योंकि जब पहला कंप्यूटर बनाया गया था, या पहले टाइप का जो कंप्यूटर बना, वो बड़ा महंगा था। या फिर जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं या जो आजकल के लैपटॉप वगैरह आते हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, डे बाय डे जो है उनमें एडवांसमेंट होता जा रहा है, नई नई चीजें इंक्लूड होती जा रही, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका रेट या कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ रहा है। मतलब कुछ चीजों में कॉस्ट कटिंग हो रही है तो कुछ चीजें नई एडिशनल होती जा रही है। तो ऐसी इसी को कह रहे हैं कि ओवर टाइम कंप्यूटर्स रिड्यूस मैनुअल लेबर कॉस्ट इन बिजनेस, है ना। मैनुअल लेबर भी काफी कम हो गया है इस समय। और फिर आता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है? तो ये क्या करते हैं, दे ड्राइव एडवांसमेंट इन द फील्ड लाइक एआई, मेडिसिन, इंजीनियरिंग। आप लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा और वाले होंगे, तो आप लोग देखते हैं कि ये सब जो है, ये इनोवेशन में कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है। ठीक, और यही बेसिक से आपके हिंदी में भी इनके लिखे हुए हैं। एडवांटेजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एडवांटेजेस को आई थिंक हिंदी में बोलते हैं लाभ। इतनी सारी चीजें अगर बेनिफिशियल है तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा कंप्यूटर। हाँ सर, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई डिसएडवांटेज भी है? यस, इसके डिसएडवांटेज भी है, उनकी भी बात करते हैं। जब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो आपको एक मिलेगा जॉब डिस्प्लेसमेंट।
जो कि आजकल मार्केट की बहुत बड़ी चर्चा में रहने वाली चीज है, जॉब डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है जॉब डिस्प्लेसमेंट? जब कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर जो है उसमें अगर आप देखें तो कंप्यूटर आने की वजह से या एआई आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जो अपने यहाँ पर एआई यूज कर रही है, वो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम कर रही है, क्योंकि मशीन इंस्ट्रक्शन पे चलती है। मशीन को आज आप जो कह दोगे वो वैसा की वैसा पालन करेगी, विदाउट थकान, विदाउट आपसे कोई स्पेशल डिमांड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार लेबर वर्क जो होता है, लेबर वर्क काम करते करते दिवाली पर स्ट्राइक कर देता है। जब कंपनी पीक पर होती है कि अब हमें दिवाली पर मैन्युफैक्चरिंग करना, तब वो स्ट्राइक करता है कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमें इतना बेनिफिट या बोनस दीजिए, हमारी ये मांगे पूरी कीजिए। लेकिन मशीन के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है। मशीन को एक बार इंस्टॉल करिए, उससे इंस्ट्रक्शन देते जाइए, वो करते जाएगी, मेंटेनेंस मांगेगी लेकिन करते जाएगी। क्लियर ये बात? तो अगर हम देखें कि उससे हो क्या रहा है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फील्ड में कंप्यूटर के आ जाने से। जैसे कंप्यूटर ही नहीं बोलिए केवल, अब जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है, फॉर एग्जांपल एक मशीन है, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो आपको क्या लगता है कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या कोई एक व्यक्ति है जो वहां बैठा होगा कि अब इसके बाद में ये वाला पार्ट लगा देता हूँ, फिर इंजन रख दूंगा, फिर चेसिस चेसिस के ऊपर इंजन रख दूंगा तो उसको टाइट कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उस पर चेसिस चलता है, चेसिस चलता रहेगा आगे, उस पर आएगा इंजन, तीन चार आपकी वहीं पर ऑटोमेटिक जो है वो मशीन लगी होगी जो आपके नट बोल्ट को टाइट कर देगी। फिर उसके बाद और अगले वाले पे चले आएगा, वहां पे अलग अलग पाइप अटैच हो जाएंगे, और ये सारी जो एक चेन बनी हुई है जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जीरो हो चुका है या बहुत कम रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैनुअली सारी काम किए जाते थे, लेकिन आजकल जो है कंप्यूटर या एआई आ जाने की वजह से या रोबोट आ जाने की वजह से सारे काम हमारे इजीली कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जॉब डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है सबसे एक और बड़ा मुद्दा जो कि साइबर सिक्योरिटी का है, साइबर सिक्योरिटी की रिस्क है। आप सभी जानते हैं, आप लोग सभी लोग समझते हैं कि कंप्यूटर जो है उस पर काफी, अभी अभी आपका जब इंडिया पाकिस्तान का जो एक सो कॉल्ड बैटल चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उस समय भी एक न्यूज आई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है अनजान कॉल पे रिप्लाई ना करे, कोई लिंक अगर आती है तो उस पर आप क्लिक ना करें। हालांकि वो फर्जी था या एक्चुअल में था, वो हम छोड़ते हैं अभी बात। लेकिन वो जो आपके पास एक मैसेज कन्वे होकर आया था, वो मैसेज यही तो दिखाना चाह रहा था कि एक जो है वो साइबर अटैक चल रहा है। इंडिया से पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं जीत पा रहा है, तो वो हमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। हमारा जो सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से हम पूरे कनेक्टेड हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करने की या उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो वही हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग अपने हैकिंग को इंक्लूड करते हैं, वायरस होता है, डेटा ब्रीचेस मतलब चुरा लेना डेटा किसी का, ये चीजें होती है। ये सब हमारा डेटा का प्राइवेसी का कंसर्न भी है और ये साइबर सिक्योरिटी भी है। ठीक है, फिर आता है इनिशियल हाई कॉस्ट। अब आपने कंप्यूटर जितने अच्छे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लिया है, उतनी ही उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी। जैसे आप लोग ना गेमिंग करते हैं, आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी साइज वाले गेम्स जो है वो आपके इसमें चलाना है, आप जो है डिजाइनिंग करते हैं जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो आप उस लेवल का आपको पीसी या कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्टिंग आपकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। फिर बात करें डिपेंडेंसी, कंप्यूटर जो है ना ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंप्यूटर डायरेक्टली सारे काम खुद नहीं करने लग जाएगा। लिखा भी है, ओवर रिलायंस ऑन कंप्यूटर्स रिड्यूसेस मैनुअल स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कंप्यूटर खुद से कुछ काम कर नहीं सकता है, लेकिन इसने एक चीज और बिगाड़ दी है, और वो क्या है, उसका बेसिक एग्जांपल है, आज से 10 साल पहले आप नोटिस करें, जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, है ना, तो उस समय जब मोबाइल फोन नहीं था तो आप लोग क्या करते थे, अपने फ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, इनके मोबाइल नंबर याद करते थे। लेकिन जैसे आपके पास फोन आया, स्मार्टफोन आया, आपने क्या किया, आपने स्मार्टफोन में अपने फोन में ही फोन नंबर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब होता यह है कि वो उसमें तो स्टोर हो गया, लेकिन वो आपको याद नहीं हुआ। तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप सारे काम कंप्यूटर और एआई रोबोट करके दे रहे हैं, तो आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे ना, तो हमारी डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे बढ़ती जा रही है। हम जो है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहा है, और कंप्यूटर जो है वो हमारी स्किल को और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगला है डेटा लॉसेस। डेटा लॉसेस क्या है? डेटा लॉस सिंपल है कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर चलते चलते उसमें कोई एरर आ जाती है, वो बंद हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो एट दैट टाइम जब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का इश्यू आता है या फेलियर हो जाता है, उस समय हमारा जितना भी अंदर डेटा होगा वो सारा की सारा डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने देखी होगी मोबाइल के केस में, जब आप मोबाइल में कुछ मिस्टेक आती है और यस,
मोबाइल में जब कुछ मिस्टेक हो जाती है और उस समय जब आप उसको सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हैं तो दे आस्क फर्स्ट क्वेश्चन कि सर आपको ये करवाना है क्योंकि इसमें आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा। कंप्यूटर फॉर्मेट मतलब जितना भी उसमें इंटरनल डेटा है वो सारा के सारा खत्म कर दिया जाएगा। आप उनको परमिशन देते हैं, आफ्टर दैट ही वो आपके मोबाइल को सर्विस सेंटर या सर्विसिंग के लिए भेजते हैं। तो ये चीज होती है जहां पर हम ये ध्यान रखें कि हमारा डेटा लॉस की भी इसमें बड़ी संभावना है। ठीक है, फिर आता है जैसे सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन क्या है? सोशल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव यूज में रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन। सोशली आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, आपको अपने परिवार घर वगैरह वाले लोगों से मिलना होता है, तो आप उनसे कैसे मिलते हैं? आप बोलते हैं हमने कॉल तो किया था, हमने वीडियो कॉल करके बात कर ली है, वो सब ठीक है, तो कोई किसी से मिल नहीं है, सोशल इंटरेक्शन जो है वो रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा सर? कंप्यूटर का इन्वायरमेंट से क्या इफेक्ट? लेकिन आप देखें, कंप्यूटर में चिप लगी होती है, कंप्यूटर की फ्रेम बनी होती है, उसमें प्लास्टिक के कंपोनेंट होते हैं, उसमें फाइबर के कंपोनेंट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिसमें सिलिका होता है, जर्मेनियम होता है, लेड होता है। ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जो उसकी जो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। अब कंप्यूटर है, यूज भी करेंगे, सब कुछ है, लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए यू शुड हैव अ स्पेशल नॉलेज अबाउट अ लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, खैर अब तो हिंदी में आने लग गए, लेकिन मान लीजिए एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर उसमें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश सिलेक्ट की गई है, तो हाउ कैन अ पर्सन रन दैट कंप्यूटर अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है? फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच व्यक्ति बैठा है इंडिया में, उसको सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसका जो कंप्यूटर है वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही चले। आजकल तो सब मॉडर्न जमाना है, तो ये सब चीजें तो बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लेक्सिटी है किस बात की? लर्निंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम कैन बी चैलेंज। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्राइवेसी कंसर्न। अब कंप्यूटर है तो डेटा स्टोरेज भी होगा, और डेटा स्टोरेज होगा तो उसकी ब्रीचिंग, उसके थेफ्ट का भी हमें डर होगा, उसके चुराने का डर होगा। पर्सनल डेटा में बी मिसयूज्ड और एक्सपोज्ड ऑनलाइन, क्योंकि आप आजकल डेली देखते भी हैं। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ योर कंप्यूटर। ये सारी बातें हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको रोजगार की विस्थापन, साइबर उच्च, ये सारे जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी में भी लिखा हुआ। ठीक, अब आता है आपका थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर। ये थोड़ा बेसिक आज मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पूरा कंप्यूटर का बेसिक पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल करेंगे हम लोग, मैं एक एक चीज को आपको डिटेल में करके बताऊंगा। आज मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, सारी बातें सुनते जाइएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो है सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखें, अगर हम लोग हमारे कंप्यूटर का जितना भी इतिहास रहा उसमें देखें तो एक वर्ड आता है अबेकस। ठीक है, ये जो है चाइना मेड था। ये कैसा था? चाइना मेड। अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। क्या था? कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए इसको कंप्यूटर की हिस्ट्री का पहला, क्योंकि कंप्यूटर आज भी हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि दे कैन परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो एडिशन भी कर सकता है, सॉरी, कंप्यूटर जो है सब्सट्रैक्शन भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है, ये सब है ना, और वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ये सारे की सारे क्या है? तो ये आपके सारे की सारे वो चीजें हैं जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस बनाया था, जो चाइना ने बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट और आगे इंप्रूवमेंट हुआ और एक आया एनालिटिकल इंजन। क्या आया? एनालिटिकल इंजन। देखो ये अबेकस को देखो 3000 साल पहले, कब? बीसी, ईसा पूर्व लिखा है, 3000 बीसी लिखा है। यहां से आपको एनालिटिकल इंजन के बारे में याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज नाम की एक व्यक्ति आए। जो चार्ल्स बेबेज नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, और ये इंजन जो था वो स्टीम पर बेस्ड था, है ना। ये किस पे बेस्ड था? स्टीम बेस्ड, मतलब स्टीम को एज ए एनर्जी ले रहा था ये। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे पूछेगा नहीं आपसे। चलिए, चार्ल्स बेबेज जो है, इन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इन्हें। ठीक है,
ये जो है ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है एनालिटिकल इंजन को। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि ये एनर्जी हमें अलग से देना पड़ रही थी इसमें। ये इलेक्ट्रिकल इंजन नहीं था या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं था। ये कंप्यूटर जो था वो स्टीम पर बेस्ड था। फिर आए हमारे पास कुछ वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मॉडर्न कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है। आप लोग बोलते हैं ना इसकी आईसी चली गई है, आईसी खराब हो गई, दुकान वाला बोलता है आईसी उड़ गई है। और हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह जो होते हैं ये सब लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो आपको एक मैंने हिस्ट्री बता दी बेसिक। इसमें एक दो नाम और आएंगे, जैसे ये एनालिटिकल इंजन है, वैसे ही एक डिफरेंशियल इंजन भी आता है, एक मैडम अगस्ता एडा आती हैं, उनका नाम आता है यहाँ पर। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको कंप्यूटर में हिस्ट्री में और भी चीजें देखने को यहाँ पर मिलेंगी, है ना। ये अगर आपको हिंदी में चाहिए कंटेंट को कि हिंदी में क्या होगा सर, तो ये आपका हिंदी में भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पास्कलाइन इंजन होता है, एक पास्कल का इंजन होता है, वो भी यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं जो डायरेक्टली आपको बता देता हूं यहाँ पर फैक्ट्स जो है ना। एक आता है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी डे। कंप्यूटर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसको क्या बोलेंगे आप? किसी को अगर पता है तो वो मुझे बता सकता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये आपके लिए ओपन है, ठीक है, फैक्ट्स में आप बता सकते हैं मुझे। फिर उसके बाद एक हमारे पास आता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को तो एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को इसको मनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें ना, तो कंप्यूटर की जो आपके बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ। पास्कल आयन इंजन, जैसे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एक पास्कल है, वो आगे आ जाएगा। ब्लेस पास्कल नाम के एक व्यक्ति हैं। ब्लेस पास्कल व्यक्ति ने जो है एक इंजन बनाया था, पास्कलाइन इंजन, वो भी कंप्यूटर की हिस्ट्री में माना जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड किनको कहा जाता है? तो वो लेडी जो है उनका नाम है मैडम अगस्ता एडा। ठीक है, ये मैडम अगस्ता एडा जो है ना, इनको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, मतलब पहला जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, एक इंजन इन्होंने बनाया था जिसमें इन्होंने लॉजिकल ऑपरेशन ऐड किया था। वो लॉजिकली चल रहा था, उसलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड का भी टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए और जो याद आएगा मैं यहाँ ऐड करूंगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के कंपोनेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट है। तो कंप्यूटर को मेनली दो कंपोनेंट टाइप से हम डिवाइड करते हैं। वन इज हार्डवेयर, अनदर इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट है। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? हार्डवेयर कौन सी चीज होती है? तो हार्डवेयर इज दैट थिंग विच कैन बी सेंस बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि फिजिकल टच से, या फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम लोग टच करके एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो हार्डवेयर में आपकी बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें एक देखिए सीपीयू हो गया आपके कंप्यूटर की। जब आप बात करते हैं तो कंप्यूटर में आपका एक सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसको सारी बातें यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको? जो हम पहले भी लिख के आ चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद मेमोरी की बात करें। मेमोरी जो होती है, आप सभी को पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टोर करता है, कुछ बनाता है, कुछ मेमोरी स्टोर करता है, तो वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। टेम्परेरी स्टोरेज हो जाता है फॉर एक्टिव डेटा इन प्रोग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरेज डिवाइसेस, अच्छा ये रैम और रोम का नाम आपने सुना होगा, आगे चल के वो भी थोड़ा बताएंगे। तो टेम्परेरी रैम हो जाएगी। रोम जो होती है वो हमारी हार्ड ड्राइव्स होती है।
जैसे ये सब बताएंगे, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है, एसएसडी क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज वगैरह सारी बातें आगे चल के डिटेल आएगी। केवल मैं आज आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। फिर आपके पास हार्डवेयर में आ गया मदरबोर्ड। हार्डवेयर में क्या आ गया आपका मदरबोर्ड। ये जो आपने अभी बोला कि प्रोसेसर होता है ना, कंप्यूटर पे जो होता है अलग अलग पोर्ट्स के कनेक्शन होते हैं, वो सारे कहाँ अटैच होते हैं, तो वो मदरबोर्ड पर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है विच कैन नॉट बी सीन बाय आईज, हमें इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी इसेंशियल टू रन दी कंप्यूटर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, कंप्यूटर आगे चलेगा नहीं। दो एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पीसी है, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने एक डिवाइस खरीद लिया मार्केट से, और उसमें आपने कोई भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलवाया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलवाया तो क्या वो कंप्यूटर स्टार्ट भी होगा? नहीं, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जितनी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है उतनी ही सॉफ्टवेयर की भी होती है। तो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। चलिए मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर आपके पास है। अब अगली बात करते हैं। मैंने आपको एक फाइल भेजी, आपके पास वो फाइल आ चुकी है, आपके पास एक हार्ड डिस्क में कोई फाइल थी, वो आप ओपन करना चाहते हैं, लेकिन जो फाइल है उसका फॉर्मेट जो है ना, वो फॉर्मेट मान लीजिए ENB फॉर्मेट है, ENB है ना, .env उसका फॉर्मेट है, ये वाला। आप कहेंगे सर ये तो अजीबोगरीब फॉर्मेट है, पर हाँ ये फॉर्मेट होता है ना, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये ENB फाइल है। कौन सी फाइल है? ENB, ताकि जो लिखता हूँ वो सब सेव हो सके। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में ENB फॉर्मेट नहीं होगा, एक्चुअल में ENB फॉर्मेट भी नहीं है। और अगर मैं कोई फाइल आपको ट्रांसफर करता हूं जो कि ENB फॉर्मेट की होगी, तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि इसको ओपन करने के लिए आपको एक अलग सेपरेट एप्लीकेशन चाहिए जो ENB को सपोर्ट कर सके। कई बार होता है ना, जैसे मोबाइल लेते हैं नया नया, तो उसमें कोई PDF ओपन नहीं होती, तो फिर हम WPS ऑफिस पर चले जाते हैं कि इंस्टॉल कर लें, या फिर डायरेक्ट देखते हैं PDF व्यूअर, कौन सी PDF, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो PDF को दिखा सकता है हमें। तो ये सारी चीजें जो है हार्डवेयर के केस में, सॉरी, ये सॉफ्टवेयर के केस में आती है। क्लियर है बात? ये सॉफ्टवेयर हो गया आपके। अब तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो ही गए हैं। हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये भी आपके पास केवल एक सिंपल सा, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखा हुआ है, इसको भी हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल पढ़ाऊंगा। अब जब जनरेशन की बात की जाती है तो टोटल 5 टाइप की जनरेशन है। कितनी? 5, या ये कहें कि टोटल 5 जनरेशन है। वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से इसको बोला जाता है। 5 जनरेशन है। देखो ये लिखा भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ईयर भी याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला लिखा है 1940 टू 56, कहीं कहीं पर यही 1945 से लगाकर 56 तक होगा। तो कहीं ये आपको मिलेगा 1940 से लगाकर 1950 तक, तो कहीं आपको मिलेगा 1940 से लगाकर 1955 तक। समझे आप बात? मतलब यहां पर कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन सेट हो सकता है, कोई ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाए? जो इस ड्यूरेशन में बने। पहली बात तो ये कि इस ड्यूरेशन में जो कंप्यूटर बने उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब होते हैं जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर पे आपने बनाया है, उसका बेस या जो उसका हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो कौन सा है? तो वैक्यूम ट्यूब है। इसमें कंजम्पशन ऑफ पावर ज्यादा होता है ना। और इसका एग्जांपल इनिएक आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटेशन, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आगे चल के। सेकेंड जनरेशन देखेंगे तो जस्ट फर्स्ट जहां से खत्म हुई, वहां से आपका सेकेंड जनरेशन स्टार्ट होगी और ये जाएगी 1963 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह अब इसमें यूज होने लगे ट्रांजिस्टर्स। क्या होने लगे? ट्रांजिस्टर। आप ये समझे डायरेक्ट यहां से कि वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें ट्रांजिस्टर यूज होने लगे, ठीक है। पहले वाले से थोड़ा साइज में छोटा, और इसमें एनर्जी का कंजम्पशन भी कम एंड मोर रिलायबल, मतलब ये एफिशिएंट भी ज्यादा था, एक्यूरेट भी ज्यादा था और रिलायबल भी ज्यादा था, ठीक है। जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आई 1964 से 71, तो यहां पर हमने आईसीज का यूज किया। आप लोगों ने सबने जब बात की आईसी उड़ जाता है, आईसी खराब हो गया, आईसी बदलना पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप, दोनों बोलते हैं इसको। आईसी जो है वो आपकी यूज होने लगी इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आईसी का यूज कौन सी जनरेशन में यूज हुआ? तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, मतलब आईसी इस बीच में 64 से लगा के 71 के बीच में कंप्यूटर्स में यूज होने लग गई थी। फिर फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर आया उसमें हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया। किसका यूज किया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर बहुत छोटे बने और पावरफुल कंप्यूटर बने। इसको एक और नाम दिया जाता है VLSI। ठीक है, कोई मुझे VLSI का फुल फॉर्म बताइए। और फिर उसके बाद जब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आया तो उसमें एआई पर और जो आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब पर फोकस किया गया। ये आपके टोटल फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। लेकिन अभी आपको मैं इसको और डिटेल करके पूरा चार्ट बताऊंगा। ईयर आपको यहीं से याद रख लेना है कि किसका क्या ईयर है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको पूरा जो थ्योरी याद रखना है वो मैं अलग से भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और आज की डेट में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है जिसमें हम लोग एआई की बात करते हैं। आप देखेंगे कि आपका मोबाइल जो है उसमें आप इंस्ट्रक्शन दीजिए डायरेक्ट और वो आपके लिए अलार्म सेट कर सकता है। इट कैन कॉल फॉर यू, ये जो है आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता है। ये सारी बातें आपकी जो है आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। तो यहां से क्या याद रखेंगे? जनरेशन का ईयर और दूसरा उसमें क्या यूज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भले ही ऐसा लग रहा हो पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन ये ना ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये पेपर के क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट है। आईसी की बात करते हैं आप, फिर उसके बाद आपने कहा माइक्रो प्रोसेसर। VLSI का फुल फॉर्म कोई बता रहा है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, VLSI का फुल फॉर्म। तो ठीक है, अगर ये बता दिया तो ULSI का भी बता दो। ये ULSI पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ULSI। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि आपने जो फैक्ट लिखे थे वहां पर आपका VLSI का फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। खैर, फुल फॉर्म वाली मैं आपको पूरी एक लिस्ट अलग से दूंगा, उसको भी आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। और इसी को आप अगर कोई बता रहा है मुझे ULSI का अल्ट्रा लार्ज। वेरी गुड। यू का मतलब यहां पर अल्ट्रा हो जाता है और बाकी सारी चीजें जो है वो सेम। ठीक है, चलिए, ये पीढ़ी वाले जो अभी आपने पढ़ा उसका आपका जो है हिंदी वर्जन अगर आपको चाहिए तो कंप्यूटर की ये 5 पीढ़ियां होगी आपकी। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हो गई है आपकी यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, इजी, लेकिन पेपर में पूछे जाने वाले, पेपर में बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। चलिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में बहुत सारी चीजें मैं लेकर आया हूं। जैसे इनपुट डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक कीबोर्ड हो गया। इसका क्या फंक्शन होता है? इट कैन टाइप टेक्स्ट एंड इट कैन रन कमांड और इट कैन टाइप कमांड फॉर अस। ठीक है, हम लोग जब कमांड लिखते हैं तो हमें कंप्यूटर की कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। माउस क्या है? अगर मुझे कोई यहाँ पर कोई चीज को क्लिक करना है तो मुझे एक पॉइंटर वहां पर पहुंचाना पड़ेगा कि उस पर जाकर क्लिक हो जाइए या करें हम लोग, उसके लिए माउस यूज होता है। तो इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग डिवाइस है। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग डिवाइस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्कैनर। आपका स्कैनर सभी लोग जानते हैं। अगर कोई आपके पास हार्ड कॉपी है और उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में बदलना है। क्या मतलब है हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी का मतलब जो फिजिकली आपके पास हो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी है मतलब आपके मोबाइल में जो स्टोर है, जो आपने फोटो लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पेज का आपने फोटो लिया है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है? आप कहेंगे सर वो सॉफ्ट कॉपी है क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर को ऑडियो मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो यहाँ पर मैं जिससे आपकी क्लास ले रहा हूं, अगर मैं ये माइक नहीं लगाऊं, ये माइक अगर नहीं लगाऊं तब भी मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। हालांकि थोड़ी कम और नॉइसी हो सकती है वॉइस, लेकिन वो पहुंचेगी। और वो किस तरीके से पहुंचेगी? क्योंकि कंप्यूटर में भी एक कंपोनेंट यानी कि उसका एक हार्डवेयर डिवाइस लगा हुआ है जिसको आप कहते हैं माइक्रोफोन और शॉर्ट में कहते हैं इसको माइक। शॉर्ट में इसको आप क्या कहते हैं? माइक।
तो ये हो गया आपके इनपुट डिवाइसेस। ये क्या हो गए? इनपुट डिवाइसेस। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगे। क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब जो चीज इनपुट करती है उसको इनपुट डिवाइस, जो चीज आउट मतलब हमें दिखाती है उसको आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। यहाँ पे बहुत कम कम लिख के आगे चल के और पढ़ेंगे, जैसे डिस्प्ले और प्रोवाइडेड प्रोसेस डेटा। मॉनिटर हो जाएगा इसमें। मॉनिटर आप सभी समझते हैं, हमारे कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो सबको समझ में आता है। प्रिंटर, प्रिंटर आप समझ सकते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है। और स्पीकर्स, आपने कोई एक फाइल है आपके पास कंप्यूटर में जिसमें भजन है, गाने हैं, अपने फेवरेट जो आपके जो भी आइडियल रहे हैं उनके बारे में कुछ वहां पर ऑडियो क्लिप है या ऐसा कुछ है, तो उसको रन करने के लिए, उसको सुनने के लिए स्पीकर्स की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आप ये पूरी लिस्ट अपनी तरफ से तैयार रखेंगे। अभी मैं और बता रहा हूं आप लोगों को वन बाय वन। जब हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इनपुट, तो हमारे पास आता है माउस। क्या आता है? माउस। ये रहा वो माउस। फिर आता है कीबोर्ड। सभी लोगों को पता है कि कीबोर्ड कैसा होता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, लेकिन कीबोर्ड जो होगा उसमें मल्टी फंक्शन और मल्टीपल कीज होती है। क्या होती है? मल्टीपल कीज होती है। ठीक है, बहुत सारी की इसमें लगी होती है। उसके बाद ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल होता है, दो तीन जगह यूज होता है कर्सर को खसकाने के लिए। कर्सर समझते हैं? कंप्यूटर पे वन सेकेंड, ऐसा कुछ बना हुआ जो होता है, ये जो बना होता है इसको आप ऐसे देखें, ऐसा बना होता है आपके कंप्यूटर में, इवन और ज्यादा इससे तो ऐसा बना होता है। ये कर्सर अलग अलग तरीके का आ सकता है ना। आपके कंप्यूटर में ऐसा भी हो सकता है, आपके कंप्यूटर में हैंग ऐसा ऐसा हैंड भी बना हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये भी आपका क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ये सब क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग डिवाइस पढ़ते हैं ना, पॉइंटिंग डिवाइस है। और भी अलग टाइप का हो सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। ट्रैक बॉल क्या होता है? आपने कंप्यूटर के पीछे आजकल जो देखा है वो एक, पहले क्या होता था, एक बॉल आती थी पीछे। जब आप कंप्यूटर को सॉरी माउस माउस के पीछे जब माउस को आप रोल करते थे तो वो ट्रैक रोलर बॉल या जो ट्रैक बॉल थी वो ऐसे घूमती थी। तो जब घूमती थी तो आपका आपका जो है वो कर्सर भी वहां पर चले जाता था, वो ट्रैक बॉल कहलाता था। ये एक बिल्कुल अलग ट्रैक बॉल दिखाई दे रही है आपको। ये आपके सिस्टम के मतलब जो डिवाइस है उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जैसे स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्टवेयर में बदलता है। मतलब हम उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए ना इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। टच पैड क्या होता है? टच पैड आपको पता है, जैसे आप लोगों ने लाइसेंस वगैरह बनवाया है, आप लोगों ने जो है रजिस्ट्री वगैरह कभी करवाई होगी, पासपोर्ट बनवाया होगा, तो जो आपके सिग्नेचर है वो डिजिटल सिग्नेचर हुए। कैसे हुए? डिजिटल सिग्नेचर। आपके सिग्नेचर को पेपर पर करके उन्होंने पेपर अटैच करके नहीं रखा, आपके सिग्नेचर डायरेक्टली आपको बोर्ड पर लेकर आ गए या कहीं आपकी फाइल में डायरेक्टली आ गए। वो डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के पैड पर होते हैं। एक साथ में आपको पेन दे देते हैं जिसको स्टाइलस भी कह सकते हैं या आपका पेन कहेंगे, है ना, बता रहा हूं मैं आगे चल के आपको। उसको इसके ऊपर चलाना होता है, वैसा की वैसा उस पर इंप्रेशन कंप्यूटर पे मिल जाता है आपको। फिर हम बात करें लाइट पेन, वही वो लाइट पेन जिसको आप बोल रहे थे स्टाइलिश या लाइट पेन। ये देखें जरा, ये व्यक्ति कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है विथ हिज हैंड एंड दिस पेन। ये पेन जो है ये कहलाता है लाइट पेन। ठीक है, फिर होता है जॉयस्टिक। आप लोगों ने इस टाइप की जॉयस्टिक देखी, आप लोगों ने प्ले स्टेशन वगैरह खेला होगा तो वहां पर आपने जॉयस्टिक देखी होगी, तो आपके पास डिफरेंट टाइप की जॉयस्टिक होती है, वो आपके यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में अगर देखें, आउटपुट डिवाइस आ जाता है वीडीयू। क्या गया? वीडीयू। वीडीयू क्या है? विजिबल डिस्प्ले यूनिट, जिसको आप मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का एक मॉनिटर है, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ये आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है, वीडियो का फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, वीडीयू। उसके बाद प्रिंटर की अगर हम बात करें, प्रिंटर जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो प्रिंटर जो होते हैं वो कई सारी चीजें, जो प्रिंटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, चलो मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रिंटर आप सब समझते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करें इसके पीछे। फिर प्लॉटर, प्लॉटर समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का ईसीजी वगैरह हो रहा है। ठीक है, ईसीजी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
तो वहां पर देखेंगे कि आप एक पेपर होता है, उस पेपर पर ऐसे 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 चलता है कुछ। तो ये क्या है? ये जो बनाया है एक्चुअल में ये प्लॉट किया गया है। ग्राफ प्लॉट करना प्लॉटर कहलाता है, ठीक है। स्पीकर्स वही आपको पता है कि कोई आपकी जो है MP3 फॉर्मेट की कोई फाइल है, किसकी MP3 हो गया, MP4 हो गया, तो इनमें ना साउंड होता है। क्या होता है? साउंड होता है। इस साउंड को बनाने के लिए या आपके पास सुनने के लिए आपका ये स्पीकर्स होते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन ये आजकल सभी मोबाइल में आता है। आजकल सभी मोबाइल में नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपका मैं कंटेंट जब बनाकर लाता हूं तो मैं स्पीच रिकॉग्निशन वाला काम ही करता हूं, स्पीच सिंथेसिस वाला काम ही करता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग, अच्छा प्लॉटर एग्जाम में आया था, ठीक है ना। कोई सा भी ग्राफ प्लॉट कर सकते, जरूरी नहीं कि आपका ये जो ECG वाला बनाया हुआ यही, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती। तो स्पीच सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस मतलब बनाना। आपने आपने वर्ड्स को टेक्स्ट जो आपने बोला है उसको आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। तो गिव्स यू द एबिलिटी नॉट ओनली टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर बट आल्सो रीड दैट। अच्छा, स्पीच सिंथेसिस में एक चीज और होती है, क्या होती है? स्पीच रिकॉग्निशन में तो वो आवाज पहचानता है, पहचानता और लिखता है। और जब आपका सिंथेसिस इसमें एक चीज और होती है, जैसे आप देखेंगे, आप अपने मोबाइल में कुछ सर्च करिए, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सर्च कीजिए। जब डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वहां पर आएगी तो आप उसको ना, वो वहां पर एक माइक बना हुआ होता है। माइक मतलब छोटा सा स्पीकर टाइप का बना, माइक में स्पीकर बना होता है, उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो पूरा पढ़ के सुनाएगा, वो आपको सुनाएगा। वो आपका सिंथेसिस है। स्टोरेज डिवाइसेस, अगला आपका एक टॉपिक यहाँ पर आता है, स्टोरेज डिवाइसेस, जो हम आगे चल के बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस आपको देखने को मिलते हैं। जब बात करें हम लोग कि क्या करते हैं, तो इट कैन सेव डेटा एंड दी प्रोग्राम्स, मतलब जो आपने डेटा और प्रोग्राम बनाए हैं उनको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। स्टोरेज में देखें तो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD कहलाती है। क्या कहलाती है? HDD। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव आर एन इंटरनल हायर कैपेसिटी ड्राइव विच also stores the operating system which run when you power on the computer। ये आपका क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अलाउ यू टू सेव दी, फालतू की बातें, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। अब मैं देखो थोड़ा सा और अच्छा बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, फ्लॉपी डिस्क, ऐसी फ्लॉपी डिस्क होती है, इसी को आप डिस्केट्स बोलते हैं। बहुत स्लो होती है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो इसकी कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सस्ती होती है फ्लॉपी डिस्क क्योंकि कैपेसिटी भी कम है। फिर जब आप CD रोम की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरीके से आपकी जो मेन मेमोरी होती है जिसमें आप डेटा सेव करके रखते हैं, दैट इज योर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें स्पीड और कैपेसिटी लिखी कोई बड़ी बात नहीं है। 650 MB के आसपास इसकी जो है वो कैपेसिटी होती है और बड़ी भी हो सकती है। फिर आता है DVD। आप लोगों ने देखा होगा पहले CD चलती थी, फिर DVD आने लग गई थी। फिर DVD का मतलब क्या है आप बताइए मुझे। और ये जो है आपका कैपेसिटी जो इसकी बढ़ी वो 17 GB तक बढ़ चुकी थी, है ना, 17 GB तक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD? ठीक है, बताइए। रैम देखें तो रैम का फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछा हुआ, याद रखें। रैम का मतलब क्या होता है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो होती है एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी मेमोरी। बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। टेम्परेरी एंड वॉलेटाइल, इन दोनों का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। टेम्परेरी एंड वॉलेटाइल का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब ये है कि जैसे आपने फोन ऑन किया, कई बार ऐसा देखा आपने, पुराने जो फोन आते थे, पहले जो फोन आते थे वो स्लो हो जाते थे चलते चलते, या कहीं लैग करने लगता था, हैंग हो जाता था, तो बोलते थे फोन ऑन ऑफ करके ऑन कर लो। मतलब फोन को आपको शट डाउन करना होता था, बंद करना होता था और ऑन करते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अभी जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है या आपका मोबाइल ऑन किया हुआ है, उसमें आपने पहले सबसे पहले एक गेम खेला, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मन किया तो आपने यूट्यूब चला लिया।
फिर आपका मन किया तो आपने उसमें ना एक डिजाइन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, फिर आपने उसमें 2-3 पीडीएफ्स ओपन करके रख दी है। अब आपने आपका ये सब करते हुए साथ में मन कर रहा था कि क्यों ना सर MP3 भी सुन लिया ही जाए, साथ में कुछ नए नए गाने अच्छे आ रहे हैं तो उनको भी सुन लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात करें कि हमने एक चीज और कर ली, कोई भी एक चीज और आप उसमें ले लीजिए कि हम लोग उसमें पावर पॉइंट भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो चल रही है, ये सारी चीजें के एक एक एप्लीकेशन है, गेम का एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब का अपना है, डिजाइनिंग का कोई होगा, पीडीएफ व्यूअर होगा, MP3 चलाने का होगा, पीपीटी का अलग होगा, इनके सबके अपने सॉफ्टवेयर हैं। और ये सॉफ्टवेयर जब हम फोन ऑन करते हैं तो सभी की सभी कहाँ चले जाते हैं, रैम में। मैं इसको आपको आखिरी में समझाऊंगा एक बार कि ये रैम करती क्या है एक्चुअल में, कैसे हमारा फोन जो फोन या कंप्यूटर जो होता है वो फास्ट हो जाता है, क्या क्या चीज ऐसी है उसमें, तो रैम का काम होता है जो हमारे कंप्यूटर को फास्ट बनाती है। ठीक है, इसमें रैम के टाइप भी होते हैं, वो हम बात करेंगे। और दूसरा वोलेटाइल क्यों कहा, वोलेटाइल इसलिए कहा कि जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद करते हैं या कंप्यूटर बंद करते हैं, आपकी रैम का पूरा जो रैम के अंदर जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो डेटा खत्म हो जाता है। क्लियर ये बात? चलिए, रवि ने आंसर किया है डीवीडी का, डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना। डीवीडी का फुल फॉर्म इन्होंने क्या किया है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, रोम का अभी आपको कहा रीड ओनली मेमोरी, ये वो मेमोरी है जो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। कैसी होती है ये, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट भी होती है, परमानंद नहीं लिखना है ना, परमानेंट भी होती है, लार्जर देन रोम रैम, लार्जर देन रैम, और इसी को आप परमानेंट होने की वजह से बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, एक इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। ठीक है, वो बात में आपको जब पढ़ाया जाएगा ना पूरा, तब मैं आपको इसका फुल फॉर्म मतलब इसके बारे में और चर्चा करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो स्पेलिंग सही कर रहे हो क्या ये लोग, नॉन वॉलेटाइल बस दिल पे ले लेते हो यार रवि। ठीक है, नहीं नीरा जी, सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना आप? ठीक है रवि, नहीं सिविल सर्विसेज वाली क्लासेस नहीं होती मैम, है ना। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से बेसिक कंप्यूटर आपको मैंने बताया, अभी बिल्कुल बेसिक बताया, कुछ भी खास नहीं, क्योंकि जनरेशन में कल पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि जनरेशन में कौन कौन सी चीजें बहुत सारी होती, मतलब बहुत सारी जनरेशन की बातें आएंगी, पांच पांच जनरेशन में बहुत बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स याद रखना पड़ेंगे, वो सारी बातें हम कल करेंगे। यस, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, पॉजिटिव रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है ना प्रिंसिपल का, बढ़िया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको जिनका सिलेक्शन हुआ है ना। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम कल कंटिन्यू करते हैं अपना यही वाला सेक्शन। ठीक, बढ़िया बढ़िया, अच्छी जॉब है प्रिंसिपल ग्रेड वाली जो है ना, अच्छी जॉब है। और बात यह है कि जब फर्स्ट सेकंड टाइम एग्जाम होगी, अभी तो वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन ये चीज जो है आपको बेनिफिट तो करेगी, मतलब क्योंकि जब ये पढ़ते हो तो नॉन टेक्निकल में जो आपका MPAE का, MPPSC AE का जो नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपका जो सिलेबस लिखा है सेम टू सेम सिलेबस, AE वाला सिलेबस आपका प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 में भी आता है। और फिर उसके बाद जो आपका ये वाला सिलेबस है यही उसमें भी आ रहा है। और दूसरा ये कि टेक्निकल है वो मिक्स आता है, मतलब सिविल का भी आता है, इलेक्ट्रिकल का भी आता है, मैकेनिकल का भी आता है, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो जाती है कि हर बच्चे को बेसिक कितना पता है। जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं ना, बेसिक कंप्यूटर एंड सिविल एंड बेसिक मैकेनिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये वो सब कंबाइंड पूछता है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ओके।